किसी भी समाज का जो विकास है वो तभी हो पाता है जब समाज में जो रहने वाले लोग हैं वो स्वस्थ हों और जो स्वस्थ आदमी है वही आगे विकास कर सकता है अपनी ज़िंदगी में तरक्की पा सकता है। और इसी संदर्भ में जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो एक अहम रोल अदा करता है हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें। तो इसी संबंध में आज हम गुरु तेग बहादुर के जो एचओडी हैं, डॉक्टर गुरबचन सिंह, उनके साथ मौजूद हैं और एचओडी हैं न्यूरो के। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सेम टू यू। तो सर ये जानना चाहेंगे कि जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, अभी एक लार्ज फॉर्मेट में जीटीबी हॉस्पिटल ने ये स्टार्ट भी किया है। तो इसमें आप लोग क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? और उसके बाद जानेंगे जो बेसिक अवेयरनेस है, उस पे भी हम बात करेंगे। तो जीटीबी में जो फैसिलिटीज़ अब एक लार्ज स्केल पे स्टार्ट करी गई हैं, पहले बेसिक जो है वो जनता को आप बताएँ, क्या चीज़ें हैं? इससे पहले क्या था कि जो भी कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रोक के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहा हो। क्योंकि जैसे देखिए एक ऐसा है जैसे कि आपके घर में आग लग गई है, इमीडिएटली आपको आग बुझानी है, तो फायर ब्रिगेड इमीडिएटली चाहिए, ठीक है? अगर हम लेट करेंगे तो सब जल के राख हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको इमीडिएटली जो है आपको जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक हो जैसे मान लीजिए पेशेंट को आघात हुआ, ब्रेन आघात हुआ, उसको कोई सिम्पटम्स आए, तो इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उसको डेथ हो जाएगा, उसको डैमेज हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि और दूसरा ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए क्योंकि हम मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ क्या है कि मिडल क्लास फैमिलीज़ के हैं, लो क्लास ग फैमिलीज़ के हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता इमीडिएटली इमरजेंसी में देने के लिए। तो ऐसी फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें कि पेशेंट को तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो और उसको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक, ठीक है? एक तो ये अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज़ अ बेसिक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ होनी। तो एक दिल्ली मतलब हमारे एमडी सर ने ये चीज़ इनिशिएट की है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्ट्रोक का प्रोग्राम चलाएँ और पेशेंट को इसके बेनिफिट दें। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम आपको बेसिक-बेसिक बता देते हैं, जैसे पेशेंट का जो है जैसे स्ट्रोक होता है, तो मान लीजिए उसकी कोई धमनी मेजर धमनी जो है ब्लॉक हो गई है, तो उसको क्या होगा वो सिम्पटम्स हम आपको बाद में बता देंगे। लेकिन जैसे उसको उसको ये टाइमली आना बहुत ज़रूरी है, अगर वो टाइमली आता है और उसको ओपन कर देते हैं, तो बहुत चांसेज़ हैं कि उसको परमानेंट डेफ़िसिट ना आए, तो ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जीटीबी हॉस्पिटल जो है उसका इसका ओपीडी 7 से 8 हज़ार पेशेंट्स का रहता है। तो ऐसे मरीज़ कितने लमसम आते होंगे? क्योंकि ये ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ना कि केवल दिल्ली बाकी बाहर के भी जो पेशेंट्स हैं आस-पास के वो यहाँ पे इलाज कराते हैं आके। तो कितने ऐसे पेशेंट्स रहते होंगे कि आप लोगों ने इस पे इनिशिएट लिया है और इसको स्टार्ट किया है? कि ऐसा है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है सर्जिकल डिपार्टमेंट है, इंटरवेंशन डिपार्टमेंट है। बेसिकली अभी हम ये फैसिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम एक डेडिकेटेड ओपीडी भी स्टार्ट करने जाएँगे। जब हम डेडिकेटेड ओपीडी हम स्टार्ट कर देंगे इसमें और जो हमारा प्लान है कि फ्यूचर प्लान है कि भई 3-4 दिन जो है हम इसको डेडिकेटेड ओपीडी बना दें, स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए ओपीडी। तो एक ना पूरा सेंसस बन के आएगा फिर उस समय कि कितना पेशेंट आ रहा है, क्योंकि अभी इसका कलेक्टेड डाटा नहीं है हमारे पास। क्योंकि हमारे पास अभी क्या है सब जगह पेशेंट जा रहा है, मेडिसिन में भी जा रहा है, एंडोक्राइन में भी जा रहा है, न्यूरोसर्जरी में जा रहा है, न्यूरोलॉजी में भी जा रहा है, बहुत सारी जगह जा रहा है। तो कलेक्टेड डाटा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम ना एक स्ट्रोक ओपीडी चला लेंगे और जिसका हमारा प्लान है और सर ने भी इस चीज़ को संज्ञान में लिया है कि हम एक स्ट्रोक ओपीडी चलाएँगे जो डेडिकेटेड ओपीडी होगी जहाँ पे कि पेशेंट पेशेंट जो है फ़ॉलो-अप का पेशेंट आएगा या स्ट्रोक के सिम्पटम्स का भी जो टीआईए जैसे हो गए, ट्रांसमिसिक अटैक्स हो गए या डायबिटिक है जो पेशेंट प्रोन है, हाइपरटेंसिव है जो कि प्रोन टू स्ट्रोक है, उनका अवेयरनेस प्रोग्राम चला जाए, उनको ट्रेनिंग की जा सके, उनकी टीचिंग करा सके और बाकी जैसे जो स्ट्रोक्स हैं उनको फ़ॉलो किया जा सके। जब एक स्ट्रोक ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी, तब एक कलेक्टिव डाटा आ पाएगा कि भई कितना स्ट्रोक पेशेंट हमारे इस एरिया में है। तो जैसे कि क्योंकि लमसम लेकिन इस एरिया में बॉस क्या है कि इस एरिया में क्या है कि ईस्ट दिल्ली में ऐसा कोई अभी सर्वे नहीं हुआ है कि जिसमें कि हमारा प्रेवलेंस पता लग पाए कि भई इतना स्ट्रोक है। लेकिन जो ये एरिया है, इस एरिया में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो कि इसके प्रिकर्सर्स हैं स्ट्रोक के वो बहुत कॉमन है। ठीक है ना? कि कॉमन है, ऐसा डिज़ीज़ नहीं है कि बिल्कुल अनकॉमन है। कॉमन डिज़ीज़ है और जब हम डेडिकेटेड स्ट्रोक ओपीडी चलाएँगे तो हमें डेफ़िनिटली जो है हमें एक नंबर में मिलेगा पेशेंट्स कि भई हाँ, ये नंबर है पेशेंट का। देखो एक तो हो गया कि स्ट्रोक हो गया पेशेंट को। लेकिन क्या है कि स्ट्रोक के बाद भी उसको हम फ़ॉलो-अप करना पड़ता है कि भई उसमें कहीं और ऐसे लीजन्स तो नहीं है रिकरेंट स्ट्रोक हो जाए जिसको जिसको कि हम भई ट्रीटमेंट कर सकते हैं जैसा हम लोग सर्जिकली और मेडिकली, है ना? तो एक स्ट्रोक ओपीडी हम जो है प्लान कर रहे हैं कि भई एक स्ट्रोक ओपीडी हम स्टार्ट करें तो जीटी में। गुरबचन जी क्योंकि ये जो ब्रेन से संबंधित बीमारियां होती हैं जैसे स्ट्रोक आ गया इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फ्री में अब हॉस्पिटल पेशेंट्स को ये सुविधा देगा। तो इसमें ये जानना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं वो जान पाएँ कि जब ब्रेन स्ट्रोक आता है तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? कैसे उसकी बेसिक सिम्पटम्स जो होते हैं देखिए कैसे पता चलता है? देखिए, हर आदमी जब पेशेंट एक्चुअली या हर बंदे को ये बताना हर 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 आदमी की ड्यूटी है कि उसको पता होना चाहिए कि भई हमें कब जो है हमारे घर में आग लगने वाली है, या आग लग गई है, ठीक है ना? तो उसका सिंपल सा फ़ॉर्मूला होता है, वो सबको पता होना चाहिए कि बी फास्ट करके होता है। इसमें बी फास्ट, बी मतलब बैलेंस, अगर बैलेंस में कोई दिक्कत हो किसी पेशेंट के,
लड़खड़ाहट हो, बैलेंस में कोई दिक्कत हो, आई के विज़न में कोई दिक्कत हो, बीई, बी फास्ट। तो बी से हो गया बैलेंस आपका, आई से ई से आई के सिम्पटम्स हो जाए, विजुअल लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है? विज़न लॉस हो गया, बैलेंस में दिक्कत हो गई, फेस में कोई दिक्कत आ गई, एफ फेस, फेस में कोई चेहरे में टेढ़ापन हो जाए, ठीक है? कोई फेस में दिक्कत हो, डेविएशन हो जाए, ड्रूपिंग हो जाए, ठीक? और ए से होता है आर्म में वीकनेस आ गई, झंझनाहट हो गई, आर्म में कोई भी वीकनेस आ गई, को टिंगलिंग, नमनेस आ रही है, एब्नॉर्मल सिम्पटम्स हो रहे हैं। और ऐसे मतलब स्पीच स्पीच में दिक्कत होने लगे, लड़खड़ाहट हो गई स्पीच में, है ना? तो इस ये अगर 5 चीज़ हो जाती है ना, बी फास्ट, ठीक है? एफ से फेस, आर्म, स्पीच, बैलेंस एंड आई, ये 5 चीज़ें अगर किसी को दिक्कत हुई, तो इमीडिएटली रन करो। टी मतलब टाइम, यू डोंट हैव टाइम, टाइम इज़ ब्रेन। अगर आप 1 मिनट वेट करते हो, तो आपका मिलियन न्यूरॉन्स लॉस हो जाएँगे आपके। हर मिनट इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। तो उसमें एक ऐसी जगह पे जाना ज़रूरी है, जहाँ पे आपका कि मेडिकल मैनेजमेंट भी हो जाए और सर्जिकल मैनेजमेंट भी हो जाए, ठीक है? ताकि हम उसको बचा सकें। जो विंडो पीरियड होती है मेडिकल मैनेजमेंट की, जैसे आप मान लो कि स्ट्रोक हो गया आपको। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रोक हो जाता है, कभी-कभी क्या होता है कि पेशेंट को सिम्पटम्स आए और वो सिम्पटम ठीक हो जाते हैं। उसको टीआईए बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स होते हैं, लेकिन वो प्रिकर्सर हैं। जब वो पेशेंट को हो रहा है तो उसको परमानेंट स्ट्रोक भी हो सकती है उसके बाद। तो ये वार्निंग साइन्स भी होती हैं कुछ लोगों को कि भई वार्निंग साइन आया कि भई ठीक है, उसको एकदम फेस वीकनेस हुआ और ठीक हो गया। पेशेंट बोलेगा मैं ठीक हो गया, लेकिन वो फुल फ्लेजेड स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है कभी भी। तो ये वार्निंग साइन को कभी इग्नोर ना करें। एक बार आपको वीकनेस आई, आपकी ड्रूपिंग हुई और ठीक हो गई, तो आपका टाइम है कि आप जाओ किसी अपने फिजिशियन से या कंसल्टेंट से या जो भी है, आप उसको कंसल्ट करिए। क्योंकि वो टाइम है, वो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होते हैं, वो स्ट्रोक भी कर सकते हैं फ्यूचर में आगे। तो उसमें भी अवेयर होना चाहिए कि भई ये नहीं कि हमारे पास वीकनेस आई मेरे चेहरे पे और वो ठीक हो गई, तो मैं ठीक हो गया। वो एक वार्निंग साइन्स है। वार्निंग साइन को भी हमें पहचानना ज़रूरी है। हल्के में नहीं लेना है कोई भी चीज़ है। तो इसमें जैसे जिनको ये स्ट्रोक्स आते हैं या फिर इनके सिम्पटम्स होते हैं, तो इससे बचने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एक आम जनता घरेलू उपाय हो गए या फिर कैसे ध्यान रखें कि इन चीज़ों से बचा जा सके? देखिए एक्चुअली हर जगह बेसिक चीज़ें सेम है। आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल रखनी है आपको। देखो प्रिकर्सर्स हैं उसके, आप ओबेसिटी है, मतलब वही है जैसे बेसिकली हाइपरटेंशन है ना? प्रिकर्सर्स हैं, हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये सब चीज़ें हैं कि भई आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है? और कुछ जैसे जो लोग ऑलरेडी नोन डायबिटिक हैं, नॉन हाइपरटेंसिव, उनको ज़्यादा केयरफुल रहना है, कि ठीक है, उनको स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना? तो इसमें जैसे बाकी तो मेन ये है कि आप कोई भी बंदे को अगर कोई एज की कोई वो नहीं है इसमें, लिमिटेशन ऐसी नहीं है कि भई अब इसको छोटा बच्चा है या यंग है, इसको स्ट्रोक नहीं हुआ। ऑल्दो जो स्ट्रोक है देखा गया है कि 55 साल से ऊपर के लोगों को ज़्यादा होता है स्ट्रोक, ठीक है? तो वो हाई रिस्क ज़ोन होता है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि यंग बंदा है तो यंग आदमी को भी स्ट्रोक नहीं हो सकती है। तो स्ट्रोक किसी को भी हो सकती है, तो हमेशा अपनी लाइफ़स्टाइल को एक्टिव रखें, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें, बीपी का अगर हाइपरटेंसिव हैं, शुगर को स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें, एक्टिविटी करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें अपनी, है ना? और लिपिड्स वगैरह हैं, तो लिपिड्स को अपने कंट्रोल में रखें दवाइयों से, डॉक्टर की सलाह से जैसा भी है, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया गुरु जी और अंत में हम चाहेंगे कि आप बेसिक जो चीज़ें हैं मतलब ब्रेन के साथ-साथ भी क्या वो एक्टिविटीज़ करें, ये ब्रेन से बचने के लिए जो स्ट्रोक आना है उससे बचने की चीज़ें जो हो गई और एक हेल्दी लाइफ़ के लिए भी क्योंकि हर चीज़ ब्रेन से कनेक्टेड है, कुछ भी हम सोचते हैं या वो करते हैं। तो जनता जो आम लोग हैं वो कैसे हेल्दी लाइफ़ जिएँ? मतलब एक बेसिक जो चीज़ आप बताना चाहें, एक मैसेज देना चाहें जनता के प्रति? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए आपका, ठीक है? एक्सरसाइज प्रॉपर्ली होनी चाहिए, रूटीनली एक्सरसाइज होनी चाहिए आपकी। आप एरोबिक्स कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर का इमीडिएटली अच्छे से कंट्रोल रखें। डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ से कंट्रोल रखें। एक्सरसाइज रूटीनली करें, हेल्दी फूड लें, जंक फूड से बचें, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से बचें, बहुत तला भुना मिर्च मसाला ना खाएँ, जो कि धमनियों को ब्लॉक करे आपके। बेसिकली ये चीज़ है कि आप अगर आप एक्टिवली अच्छा खाते हैं, अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में, तो चांसेस स्ट्रोक के कम हो जाते हैं। कोई जेनेटिक फैक्टर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँगे, लेकिन ये है कि कम हो सकते हैं। तो आपका ये है कि टाइम इज़ ब्रेन, ये आप कभी नहीं भूलना है क्योंकि देखिए, जो मेडिकल मैनेजमेंट है, आईवी थ्रोम्बोलिसिस का, वो 3 आवर्स है। अब आप हॉस्पिटल में आएँगे, तो आपको इन्वेस्टिगेशन भी होगा, सीटी भी होगा, ऑल्दो वो बहुत बहुत फास्ट फेज़ पे होता है। लेकिन देखिए, 3 आवर्स के अंदर अगर आपने विंडो पीरियड क्रॉस 3 टू 4.5 आवर्स की अगर आपने क्रॉस कर दिया विंडो, तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है? और मेडिकल थेरेपी आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप 6 आवर्स के अंदर-अंदर आ जाते हैं तो ठीक है, अगर अगर आप सर्जिकल कैंडिडेट हैं, उसमें भी सर्जिकल कैंडिडेट्स के लिए कुछ हमारा होता है, भई ये पेशेंट्स हैं इनको हम सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। हर पेशेंट को सर्जिकली ट्रीट नहीं कर सकते, है ना? कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सर्जिकली ट्रीट नहीं कर सकते, तो उनमें क्या है 6 आवर्स विंडो है। लेकिन अगर 6 आवर के ऊपर जाएगा तो फिर और एक्सटेंसिव बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है, भई इसमें एमआरआई होगा, एमआरआई परफ्यूजन स्कैन होगा, डिफ्यूजन वेटेड स्कैन होगा, सीटी एंजियोग्राफी होगी, देखना पड़ेगा। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स ही को फिर हम ट्रीट कर सकते हैं आगे 24 आवर्स तक। तो आप ये मान के चलिए कि टाइम इज़ ब्रेन, जैसे ही आपको आघात हो, यू हैव टू कंसल्ट नियर बाय कोई भी फिजिशियन आपको जाइए वहाँ पे, मेडिकल मैनेजमेंट लीजिए, थेरेपी लीजिए, देन वो अपने खुद ही भी जो फिजिशियंस हैं, ट्रेन्ड फिजिशियंस होते हैं,
वो खुद डिसाइड कर लेते हैं भाई ठीक है ये मेडिकल मैनेजमेंट वाला बंदा पेशेंट नहीं है, ही शुड बी रिफर्ड टू सम हायर सेंटर्स वेयर द इंटरवेंशन प्रोग्राम कैन बी देयर। ठीक है, तो आप इंटरवेंशन प्रोग्राम कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में होता है इंटरवेंशन प्रोग्राम, लेकिन जिसमें होता है उसमें पेशेंट को फ़ायदा देता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब एचओडी हैं न्यूरो के जीटीबी हॉस्पिटल के। तमाम जो जानकारी है साझा करी है और बताया है कैसे जो जनता है वो अपने दिमाग से जो संबंधित बीमारियां होती हैं उससे बच सकते हैं और अपना कैसे ध्यान रखते हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।